हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। क्लास 11th के बच्चों को लास्ट क्लास तक मैंने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में एकदम बहुत बेहतरीन जानकारी दे दी थी। लास्ट क्लास में मैंने प्रोटोजोन्स के बारे में बताया था, डिस्कस किया था एक शॉर्ट में कि प्रोटोजोन्स क्या होते हैं। अब आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? किंगडम फंजाई के बारे में। किसके बारे में? किंगडम फंजाई के बारे में। किंगडम फंजाई की शुरुआत हम करेंगे और किंगडम फंजाई को हम इन हेड्स में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि फंजाई का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। जिस सीरियल में एनसीईआरटी लिखती है उसी सीरियल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्या सबसे पहले इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, फिर हैबिटेट की बात करेंगे, फिर बताएंगे कि हाइफी माइसीलियम सेल वॉल मतलब सेल स्ट्रक्चर कैसा है किसका? फंजाई का। ठीक, इसके बाद बात करेंगे सिनोसिटिक फंजाई क्या होता है, सिनोसिटिक कंडीशन क्या होती है, फंजाई सिनोसिटिक नहीं, सिनोसिटिक हाइफी क्या होता है, सिनोसिटिक हाइफी क्या है, सिनोसिटिक माइसीलियम क्या है। ठीक है, सैप्रोफाइट, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक की बात करेंगे। इसके बाद ये फाइकोमास्टीज रोक करके पहले रिप्रोडक्शन की बात करेंगे कि किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, और इसके बाद बात करेंगे फाइकोमास्टीज क्लास की। ठीक, तो शुरुआत करते हैं और बात करते हैं किसकी? फंजाई की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। तो फंजाई भैया अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। मतलब ऐसा यूनिक हमारे आर एच विटेकर साहब ने ऐसा एक यूनिक किंगडम बनाया जिसको कहा क्या उन्होंने? कहा फंजाई। ठीक, क्या बोला? फंजाई। फंजाई 5 लेटर्स का ये वर्ड है और इसमें भैया बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, फंजाई के बिना मतलब कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप शराब नाम की वस्तु तो मतलब पी ही नहीं सकते, जो आज इतना रेवेन्यू जनरेट कर रही है इस विश्व का, वो आप इस फंजाई के बिना नहीं कर सकते। ये अलग अलग फॉर्म्स प्रेजेंट है, यूनिसेलुलर भी हो सकती है यीस्ट के फॉर्म में और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा पैरासिटिक भी हो सकती है ना, पैरासिटिक भी है, इवन सैप्रोफिटिक भी है। और ये मतलब फंजाई जो है ये इस पे सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन ये कैसी है? हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। कैसा? हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है फंजाई। और इसके बाद अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में शुरुआत करते हैं सबसे पहले किससे? डिजीज़ से। देखिए यहाँ पे भी रखा मैंने डिजीज़। तो भैया डिजीज़ कॉज करता है, नाम सुनो होगा डिजीज़ कॉज करने वाला। देखिए कि मतलब केवल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही नहीं आते, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी आते हैं, इसलिए मैंने डिजीज़ पहले लिखा। तो बात करेंगे किसकी? डिजीज़ की। तो डिजीज़ इसके अलावा भी कई जो बताऊँगा उसके अलावा भी कई सारे यूज़ हैं। ठीक है, जब डिजीज़ की बात करेंगे तो भैया प्लांट्स एनिमल्स दोनों में डिजीज़ कॉज करती है। पक्सिनिया ग्रेमिनिस रस्ट डिजीज़ वीट में कॉज करती है। ठीक है, इसके बाद और आगे बढ़ेंगे और क्या बात करेंगे? एनिमल्स में कई सारे डिजीज़ कॉज करती हैं। आपने वो नाम सुना होगा रिंगवर्म में से दाद हो जाता है। दाद खाद की जो कारण है वो क्या है? ट्राइकोफाइटोन एपिडर्मोफाइटोन नाम के फंजाई। ठीक है, तो वो भी भैया क्या कॉज कर रहे हैं? डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। तो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म क्या है? फंजाई हैं। एक तरह से हम पैथोजेंस की तरह भी इनको ट्रीट कर सकते हैं। कुछ क्लासेस ऐसे हैं जो पैथोजेंस का काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे तो भैया फूड के तौर पे बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किए जाते हैं। मशरूम को देखा होगा आपने, है मशरूम देखा होगा, मशरूम की खेती की जा रही है आज की डेट में ना। अच्छा, खेती करने का क्या औचित्य बनता है? मतलब मशरूम हाई प्रोटीन सोर्स है। ठीक है, आप कम डाइट ले करके भी, आप कम डाइट में भी कम मशरूम खा करके भी आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए मशरूम इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके लिए? ह्यूमंस के लिए। ठीक है, तो मशरूम जो है वो भी एक तरह का फंजाई है, बेसिडियोमाइसीटीज में आता है। आगे पढ़ेंगे ये सब बातें। खैर, इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे क्या कि एंटीबायोटिक्स मिलती है। भैया आपने नाम सुना होगा पेनिसिलियम नोटेटम। जब 12th में पहुंचेंगे तो और प्यार से बताएंगे और थोड़ा इसको डिटेल में बताएंगे। लेकिन भैया एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया कि अपनी कल्चर प्लेट, बैक्टीरिया की कल्चर प्लेट जो थी उसको धुले बिना ही ऐसे छोड़ दिया और अपना शादी पार्टी में चले गए। ठीक है, 3-4 दिन बाद आए और उसके बाद देख क्या रहे हैं कि एक ग्रीन कलर का मोल्ड उसी कल्चर प्लेट के आसपास इर्द गिर्द उगा हुआ है। जहाँ पर वो मोल्ड है ग्रीन कलर का, मोल्ड का मतलब ये फंजाई बोलते हैं, जहाँ पर वो ग्रीन कलर का मोल्ड है वहाँ पर बैक्टीरिया ने ग्रोथ नहीं की। मतलब कल्चर मीडिया प्रेजेंट होने के बाद भी ग्रोथ नहीं की, लेकिन बाकी सब जगह पे ग्रोथ की। तो भैया एंटीबायोटिक्स मतलब बैक्टीरिया को मारने की क्षमता रखने वाले
वाली दवाई क्या है, एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो भैया पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नाम के फंजाई से पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक बनी। क्या बनी, पेनिसिलिन, ठीक। ये भैया एंटीबायोटिक्स की बात हो गई। डिजीज़ आपको बता दी, खाने पीने में हम यूज़ कर ही रहे हैं। इसके बाद भैया आप जानते हो भैया धीरे से होली दिवाली आती है, लोग टिका के अपना बढ़िया पड़े रहते हैं। तो वो भैया कहाँ से आया, उसको बनाने के लिए भी हमारे फंजाई की ज़रूरत पड़ी। किसकी, फंजाई की ज़रूरत पड़ी। तो देखो मेरे भाई, यीस्ट जो है ये एक यूनिसेलुलर फंजाई है। कैसा है मेरे भाई, यूनिसेलुलर फंजाई है। तो समझने की कोशिश करना कि ये जो यीस्ट है इसका बहुत, इसको मतलब हम बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं, ब्रेवर्स यीस्ट भी कहते हैं। किसको, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। एक नाम याद रखना, क्या, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। ये जो है इस यीस्ट को हम बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं, ब्रेवर्स यीस्ट भी बोलते हैं। तो मेरे भाई समझने की कोशिश करना है कि इसको बेकर्स यीस्ट या ब्रेवर्स यीस्ट क्यों कहा जाता है। तो भैया देखो, बेकर्स यीस्ट का मतलब है बेकरी गए कभी आप, तो भैया या घर पे कभी ऐसा अवन हो या कभी खमीर उमीर उठाए हो, डोसा बनाए हो या भटूरा बनाए हो, तो क्या करते हैं हम लोग, ऐसा छोड़ देते हैं, मतलब डो को छोड़ देते हैं, तो उसमें यीस्ट ग्रो करता है। डो को मारने के बाद छोड़ देते हैं तो उसमें यीस्ट ग्रो करता है और यीस्ट ग्रो करके उसको फुला देता है, ठीक है। अब जब वो फूल जाता है तो उसमें मतलब फर्मेंटेशन करके फुला देता है। अब वो जब फूल जाता है तब उससे डिश अच्छे तरीके से बन पाती है, ठीक। तो भैया यीस्ट जो सैकेरोमाइसिस सेरेविसी है, इसी को ब्रेड बनाने में भी यूज़ करते हैं, इसी को बियर बनाने में, बियर मतलब वो भालू वाला बियर नहीं ना, जो शराब वाला बियर है उसको बनाने में भी इसी यीस्ट का यूज़ करते हैं। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक। तो ये भैया कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मैंने ब्रीफ कर दिए हैं यहाँ पर। इसके अलावा और भी कई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, जैसे लेदर ख़राब करने में फंजाई का बहुत बड़ा रोल रहता है। आप कहीं भी बारिश में चले जाओ लेदर पहन के, वैसे तो लेदर पहनना नहीं चाहिए किसी जानवर को, मतलब मरने के बाद करें, लेकिन मरने के बाद क्या, वो जीवित में ही जानवर को जा करके बूचड़ खाने में बेच देते हैं, उसको काट के उससे लेदर बना रहे हैं। तो बहुत कम कर देना चाहिए, क्योंकि इंसान अब इंसान नहीं रह गया। तो हम बात करेंगे किसकी, कि चमड़ा पहन के अगर आप ऐसे बारिश में चले गए, वो गीला हो गया थोड़ा सा, तो क्या करेगा, फंजाई ग्रो कर जाएगा और चमड़े को सड़ा देगा। तो लेदर को ख़राब करता है। लेंसेज जो आप माइक्रोस्कोप देखते हैं, तो घर स्कूल में देखो तो टीचर कह देता है कि ये माइक्रोस्कोप सही नहीं है। सही ना होने का कारण क्या है, लेंस में सब सही लगा के रखा गया, लेकिन भैया फंजाई ने लेंस ख़राब कर दिया, इस कारण वो माइक्रोस्कोप सही नहीं है। लेंस चेंज होगा तब वो फिर से सही हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आई। कोई मतलब कई सारे ऐसे काम फंजाई करते हैं जो आप नहीं सोच सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की ब्रीफिंग दे दी। इसके बाद ऊपर से भी इसको मिटा देते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस फंजाई का खत्म, ठीक। अब बात करेंगे हैबिटेट की, ठीक। हैबिटेट भैया ओमनी प्रेजेंट है एक तरह से, मतलब हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। किसकी बात कर रहे हैं, हैबिटेट की। फंजाई आर ओमनी प्रेजेंट, ठीक। एनसीईआरटी एक बात लिखती है क्या, फंजाई आर ओमनी प्रेजेंट, बस रहने का तरीका मतलब वो देख लो, जहाँ पर वार्म कंडीशन होगी, वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन होगी, वहाँ पर ही आपको देखने मिल जाएंगे। कौन, फंजाई, ठीक है। थोड़ी सी भी बारिश होती है तो आप देखते हैं रोटी की सड़ना जो है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि स्पोर जो है वो फंजाई के मार्केट में घूम रहा है। मार्केट का मतलब इसी एनवायरनमेंट में घूम रहा है, इसी एटमॉस्फेयर में घूम रहा है, और जा करके वो लैंड करते हैं उस रोटी पे और उसके बाद रोटी को सड़ा देते हैं। बरसात के समय में जल्दी सड़ती है ना, और वार्म का मतलब गर्मी के समय में भी। आपने देखा होगा मम्मी लोग कहते हैं ठंडी है, दूध मतलब सब्जी रख दो शाम तक चल जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन गर्मी में क्या है, वही सुबह की सब्जी दोपहर तक ही बनाने लगती है। क्या रीज़न क्या है, क्योंकि भैया गर्मी है, वार्म कंडीशन है। ह्यूमिड बरसात में तो और वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन, वही जुलाई, हम भैया प्लेन्स में रहने वाले यूपी के प्राणी हैं तो हम वही वैसा ही एग्जाम्पल देंगे। जुलाई के आसपास देखिए तो और जल्दी सड़ता है चीज़, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है और वार्म कंडीशन भी है, ठीक।
तो ये बात समझ में आई आपको कि हैबिटेट कैसा है, कि हर जगह पर पाए जा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। पेड़ के अगल बगल भी मशरूम के फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब डेड डिकेइंग मैटर पे भी प्रेजेंट है, पैरासाइट्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट है। किस पे? प्लांट्स और एनिमल्स पे। इस पैरासाइट के फॉर्म में यही हो गया भैया, ट्राइकोफाइटोन एपिडर्मोफाइटोन दाद काज कर रहा है, खुजलाते फिर रहे हैं, ये बीटेक्स मलंग ये मजबूर है, लेकिन आप नहीं ना, समझ रहे हो मेरे भाई। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किसकी? हाइफी माइसीलियम क्या होता है। ठीक, हाइफी क्या होता है? नहीं पता, ठीक है। देखिए हाइफी होती है ऐसे चेंसिस होती है, तो इसको हाइफी बोलते हैं। मतलब समझ रहे हो, इसमें सेल्स होंगी कई सारी, मतलब सेल्स होंगी कई सारी, क्या ऐसे एक सेल, ये 2 सेल, ये 3 सेल, तो ये हो गया एक हाइफी, किसका? फंजाई का एक हाइफी। ठीक, और माइसीलियम क्या होता है? माइसीलियम क्या होता है? इसी हाइफी का नेटवर्क, मतलब इन्हीं हाइफी को मिलाने पर जो नेटवर्क फ्रेम होता है, उस नेटवर्क को क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलता है। ठीक है, तो मतलब बहुत बेहतरीन नहीं बनाया हमने चित्र, तो थोड़ा देख लेना किसी रेफरेंस बुक से। तो ये माइसीलियम है। माइसीलियम और हाइफी में मतलब अंतर समझ में आया, डिफरेंस समझ में आया। हाइफी जो है एक सिंगुलर टर्म है, जब कई सारे हाइफी मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? माइसीलियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? माइसीलियम बनाते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि इनको भैया पुराने जो साइंटिस्ट थे, जैसे कोबलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, या उससे पहले कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, केवल प्लांट्स और एनिमल्स, तो इन्होंने फंजाई को किंगडम प्लांटी में क्यों रखा? आज भी जब हम बॉटनी पढ़ते हैं तो बॉटनी में फंजाई पढ़ाया जाता है। कोई भी जो जूलॉजी का एमएससी करेगा बंदा, उसको फंजाई नहीं पढ़ाते हैं। जो बॉटनी से एमएससी करता है उसको फंजाई पढ़ाया जाता है। ठीक, तो क्यों पढ़ाया जाता है फंजाई? हाँ, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का डिजीज़ में आपको जूलॉजी में पढ़ने को मिल सकता है फंजाई, लेकिन फंजाई जो है ये बॉटनी का टॉपिक रखा गया। क्यों? क्योंकि कैरोलस लिनियस साहब ने इसको किंगडम प्लांटी में रख दिया था शुरुआत से ही। क्यों रखा था? क्यों? क्योंकि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट थी। भले ही सेल वॉल उसकी सेल्यूलोज की बनी हुई नहीं थी, प्लांट्स में सेल्यूलोज की बनी होती है। जब क्लासिफिकेशन का पहला लेक्चर दे रहे थे तब समझाए थे कि ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल की ये सेल वॉल जो है ये सेल्यूलोज की बनी होगी। किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज की बनी होगी। किसकी? सेल्यूलोजिक सेल वॉल है। सेल वॉल तो है लेकिन कैसी है? ये सेल्यूलोजिक है। लेकिन वही जब हम फंजाई की बात करें तो फंजाई की सेल वॉल कैसी होती है? फंजाई की सेल वॉल होती है कैसी? काइटिनेस। कैसी? काइटिन की बनी हुई होती है। काइटिन और पॉलीसेकेराइड की सेल वॉल होती है। किसकी? काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स। ठीक, ये बातें समझ में आ गई होंगी। धीरे से आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किसकी? सिनोसिटिक हाइफी की। किसकी? सिनोसिटिक हाइफी की बात करेंगे। अब ज़्यादातर बातें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं तो बोर्ड भी साफ सुथरा होता जा रहा है। देखिए सिनोसिटिक हाइफी की बात करें। सिनोसिटिक हाइफी का मतलब है, देखिए जैसे ये हाइफी आपकी प्रेजेंट, ये एक हाइफी है। ठीक, इसको बोलते हैं सेप्टा। क्या बोलते हैं? सेप्टे बोलते हैं। ये बीच में जो खांच प्रेजेंट है इसको क्या बोलते हैं? सेप्टे बोलते हैं। ठीक, अगर ये खांच नहीं प्रेजेंट है मतलब तो एक न्यूक्लियस ये, एक न्यूक्लियस ये, एक न्यूक्लियस ये, एक न्यूक्लियस ये सारे न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर तो प्रेजेंट है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। तो भैया ऐसी कंडीशन जहां पर एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस, ऐसी मतलब एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस, एक हाइफी में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, सेप्टे प्रेजेंट ना हो, तो उसको क्या कहते हैं? अब यहाँ सेप्टे मिटा देना चाहिए क्योंकि सेप्टा है ही नहीं यहाँ पे, तो उसको कहते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। सिनोसिटिक हाइफी है। और इस तरह की कंडीशन को क्या बोलते हैं? एसेप्टेट। क्या बोलते हैं? एसेप्टेट, क्योंकि सेप्टा प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए एसेप्टेट। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किसकी? सैप्रोफिटिक फंजाई। सैप्रोफाइट, पैरासाइट और सिम्बायोसिस में क्या डिफरेंस है ना, इसके बारे में बता करेंगे। तो देखिए इसको भी मिटा ही दूँ ना। सैप्रोफाइट की बात करेंगे तो सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं?
सैप्रोफाइट्स जो सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट्स। डेड ऑर्गेनिक मैटर से जो फूड लें, डेड ऑर्गेनिक, तो ऐसे भी फंजाई हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेते हैं, जैसे कि मशरूम ही हो गया, डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेता है ना। पैरासाइट्स जो डिजीज कॉज कर रहे हैं वो पैरासाइट है, किसी प्लांट या किसी एनिमल पे पैरासाइट के फॉर्म में उससे अपना फूड ले रहे हैं। हेटेरोट्रॉपिक जो सभी है ना, खुद से खाना नहीं बना सकते, ठीक। तो भैया ये कैसा है? ये भी ये कैसे है? पैरासाइटिक है। तो पैरासिटिक क्या है? किसी होस्ट पे, होस्ट से फूड लेंगे। किससे लेंगे? होस्ट से फूड लेंगे। होस्ट से फूड लेंगे, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेंगे। अच्छा, सिम्बायोसिस क्या है भैया? आज बताते हैं सिम्बायोसिस का मतलब क्या है। एक पति एक पत्नी है, जीवन भर साथ रह रहे हैं, तो क्या है? सिम्बायोसिस है। सिम्बायोसिस का मतलब है एक दूसरे के बिना जीवन अधूरा, ठीक है। तो सिम्बायोसिस है क्या? एक दूसरे के बिना जीवन अधूरा, तो उसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। समझना मेरे भाई। सिम्बायोसिस की जब बात करते हैं, इसी को म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। और म्यूचुअलिज्म भैया कहाँ पाया जा रहा है? लाइकेन में पाया जा रहा है। लाइकेन में एक होता है माइक्रोबायोन्ट, एक होता है फाइकोबायोन्ट। जब इसी चैप्टर के लास्ट में पहुंचेंगे तो लाइकेन्स की एक प्यारी सी बात, एक 2-4 लाइनें दी हुई है, वहाँ पे आपको समझाएंगे माइक्रोबायोन्ट फाइकोबायोन्ट क्या होता है। इसमें एक होता है फंगल पार्ट और एक होता है एल्गल पार्ट। क्या होता है? एल्गल पार्ट। तो जो फंगल पार्ट है, आधा फंजाई से मिलकर बना है, आधा एल्गी से मिलकर बना है, दोनों जुड़ करके एक साथ एसोसिएशन में रह रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस कहते हैं। फंजाई वाला जो पार्ट है, इसके खाना तो बना नहीं सकता, लेकिन खाने की जरूरत है। एल्गी जो है, एल्गी के पास क्लोरोफिल है, तो खाना बना सकता है। तो भैया कहेगा एल्गी से फंजाई की, दोस्त तुम खाना बना दो, और मेरे भाई हम तुमको रहने के लिए जगह दे रहे हैं। तो फंगल जो है, फंगल पार्ट जो है, फंगल पार्ट क्या काम करता है? फंगल पार्ट काम करता है कि वो रहने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है, यानी कि शेल्टर देता है, और एल्गल पार्ट खाना बनाता है, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई होगी, सिम्बायोसिस क्या हुई। अब इसके बाद फाइकोमाइसिटीज क्लास पढ़ाने से पहले आपको समझाते हैं कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है ना। रिप्रोडक्शन में ये सबसे पहले बात करेंगे, 3 तरह का होता है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भैया फंजाई में कैसा होता है? तो भैया बडिंग होती है, फिशन होता है, बडिंग हुई, फिशन हुआ, और इसके अलावा क्या होगा? देखिए, बडिंग और फिशन। बडिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे यीस्ट में बडिंग होती है। बडिंग का मतलब क्या हुआ? नहीं समझ में आया? हम समझाते हैं। जैसे ये हमारी एक सेल थी, अब इस सेल पे ये यीस्ट की एक सेल है, ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इस सेल में से दूसरे ऑर्गेनिज्म को बनना था, तो यहाँ पे प्रोट्रूजन हुआ, कुछ ये कुछ बाहर निकल आया, ठीक। अब फिर समय के साथ ये अलग हो गया, इससे ये ऑर्गेनिज्म अपना अलग बना रहा और ये दूसरा यीस्ट बन गया, ठीक। तो ये हो गई क्या? बडिंग। इसके बाद बात करेंगे किसकी? फिशन की। फिशन बैक्टीरिया में, मोनेरा में भी आपने पढ़ा था कि एक सेल से सीधे दूसरे 2 सेल्स का बन जाना। पहले न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, पहले साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ, फिर न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। पहले न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ, तो फिशन हो गया। इसके अलावा बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन। जब फ्रेगमेंटेशन की बात करेंगे तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? जैसे भैया ये हमारा हाइफी था, ये ब्रांच्ड हाइफी था मान लो, ठीक। इस ब्रांच हाइफी से ये ब्रांच जो है ये टूट के अलग हो गई और इसने नया हाइफी, नया माइसीलियम बना लिया, तो इसको क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। ये भी एक वेजिटेटिव टाइप है रिप्रोडक्शन का, ठीक। फाइकोमाइसिटीज पढ़ाने का टाइम बच नहीं रहा है, तो इसको लेकिन नेक्स्ट क्लास में सारी क्लासेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स से होता है। किससे होता है? स्पोर्स से होता है। अब स्पोर्स क्या हुआ? स्पोर्स भैया रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं जो कि क्या फंजाई फंगल मतलब प्लांट बॉडी बनाने में हेल्प करते हैं, फंगल बॉडी बनाने में हेल्प करते हैं। बार बार प्लांट बॉडी इसलिए निकलता है क्योंकि बॉटनी में पढ़ाया गया था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या एसेक्सुअल स्पोर्स कितने टाइप के होते हैं। तो बताएंगे आपको कि एसेक्सुअल स्पोर 2 टाइप के होते हैं। किसमें? इसमें कौन कौन? कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर। क्या? स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक। अब स्पोरेंजियोस्पोर जो है ये भी भैया 2 टाइप के हैं, जूस्पोर और एप्लानोस्पोर। बात समझ में आई? नहीं आई? अभी समझाते हैं मेरे भाई। देखो कोनिडिया जो है ये भैया एक्सोजीनस ग्रो करता है,
ग्रोथ कैसी होती है? एक्सोजीनस, मतलब जैसे कि हमारी हाइफी है तो इस पे बाहर ऐसे कोनिडिया स्पोर्स के फॉर्म में लग जाएंगे, ठीक, तो ये कोनिडिया है। अच्छा, स्पोरेंजियोस्पोर, जैसे भैया ये हमारी फ्रूटिंग बॉडी है तो इसके अंदर जो बनेंगे स्पोर्स वो कैसे होंगे? ये एंडोजीनस बन रहा है। और ये कैसे हैं? ये स्पोरेंजियोस्पोर दो टाइप के, जो जूस्पोर या एप्लेनोस्पोर है, इन दो तरह के हो सकते हैं। अब जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर में क्या डिफरेंस है? जूस्पोर भैया होता है मोटा है, हिल, ये चल फिर सकता है, दौड़ भाग सकता है, लेकिन एप्लेनोस्पोर की टांगे काट दी गई तो भैया नॉन मोटा है, ठीक। तो बात समझ में आ गई होगी एसेक्सुअल स्पोर्स की, जो बताइए आपको, ये समझने की कोशिश कर रहा, मतलब इतना ज़्यादा नहीं दिया एनसीईआरटी में समझा के, लेकिन समझ लेना एक्सोजीनस कोनिडिया है, स्पोरेंजियोस्पोर इंडोजीनस है, और जूस्पोर जो है वो मोटाइल होते हैं इनमें, और एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक। अब इसके बाद बात करेंगे किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टेप्स होते हैं, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सीधा सीधा तरीका है कि एक मेल गेमेटा है, एक फीमेल गेमेटा है और फ्यूजन हो गया, ये तरीका होता है, ठीक। लेकिन भैया किंगडम फंजाई है तो भैया कुछ तो अपना रंग दिखाएगा, तो इसने भैया 3 स्टेप रखे। कौन कौन से? पहला प्लाज्मोगैमी, दूसरा रखा कैरियोगैमी, और तीसरा क्या रखा? मियोसिस। क्या रखा? मियोसिस। पहले क्या किया कि भैया सूटेबल स्ट्रेन के 2 हाइफी आए, एक हाइफी ये था, एक हाइफी ये था, ये दोनों आपस की वॉल फ्यूज हो गई और इन दोनों ने मिल करके एक सिंगल हाइफी बना लिया। अब ये जो सेल है ये कैसी हो गई? ये हो गई डिप्लॉयड। अभी यहाँ पे कोई वो नहीं हुआ, इसमें प्लाज्मोगैमी हो गई, मतलब जो इसका साइटोप्लाज्म था और इसका साइटोप्लाज्म था वो मिल गया और एक हो गया। अब कैरियोगैमी होगी, तो कैरियोगैमी तुरंत ही हो जाती प्लाज्मोगैमी के जस्ट बाद, लेकिन बेसिडियोमाइसिटीज, देखना ध्यान देना, बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज, ये 2 क्लासेस है फंजाई की, जहाँ पे इस तरह की स्टेज, ये हैप्लॉइड था प्लस ये हैप्लॉइड, ऐसी 2 न्यूक्लियस अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? हम डाइकैरियोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इस फेज को क्या बोलते हैं? डाइकैरियोफेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइकैरियोफेज बोलते हैं। देखो भैया स्पेलिंग देख लेना, एनसीईआरटी भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में डाइकैरियोफेज होता है। अच्छा, लेटर क्या होता है कि ये न्यूक्लियस भी एक दूसरे से मिल करके, ये n+n रहने के बाद थोड़ी देर बाद 2n सिचुएशन बना लेता है, ठीक। अगले स्टेप में अब जब ये 2n स्टेज हो गई और इस 2n स्टेज से फिर से वापस से हमको हैप्लॉइड हाइफी चाहिए, तो क्या करेंगे? 2n से मियोसिस करवा देंगे, और मियोसिस होने के बाद क्या होगा? वही आपकी हैप्लॉइड 4 सेल्स बन जाएंगी जो कि हाइफी का काम करेंगी, ठीक। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लासेस जो है वो किसकी? फंजाई की, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। एक बार एनसीईआरटी से रीड आउट कर लेना, वीडियो लंबी हो जाएगी, अदरवाइज मैं खुद ही करा देता, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब करो। जय श्री राम, राधे राधे।